हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन क्लास में मैं रमन आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम जीएस की प्रैक्टिस सीरीज शुरू कर रहे हैं जो आगामी परीक्षा लेखपाल और सुपरटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज से हम लोग जीएस की प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन लगाइए भाई। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बताइए भाई। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछा है। देखिए अस्थायी अध्यक्ष और एक कौन होते हैं, स्थायी अध्यक्ष। बताइए भाई, कमेंट करिए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा संविधान में कुछ समितियां भी थी, जैसे समितियां जैसे संचालन समिति। इसके कौन थे अध्यक्ष? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अंबेडकर, बी आर अंबेडकर। झंडा समिति के कौन थे? बताइए कमेंट करके। जे बी कृपलानी। प्रांतीय समिति के कौन थे? सरदार पटेल। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा में पूछी जाती है, झंडा समिति और प्रांतीय समिति। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए भाई अगला प्रश्न लगाइए। चलिए देखिए अगला प्रश्न, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट बताइए भाई कब पारित हुआ? कौन सा ऑप्शन सही? 1773, 1771, 1785 और 1793 में से कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित होता है। इसमें मुख्य कार्य क्या हुए? बंगाल के गवर्नर को, कौन सा? लॉर्ड क्लाइव, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, जनरल। और एक कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। ये दो प्रमुख कार्य हैं जहां से प्रश्न आता है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? 1773, लेकिन ये सफल नहीं रहा। इसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट। आपका कौन सा विकल्प सही है? ए विकल्प सही है, इसे आप सही कर लीजिए। चलिए भाई अगला प्रश्न लगाइए। चलिए भाई अगला प्रश्न क्या है, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंध घास भूमि को क्या कहते हैं? कैडबरी, डाउन्स, पंपास या फिर वेल्ड? दक्षिण अफ्रीका का पूछ रहा है। दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन है कैडबरी, दूसरा ऑप्शन है डाउन्स, पंपास और वेल्ड। बताइए कौन सा ऑप्शन का सही है? दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास भूमि को क्या कहते हैं? ये कैडबरी कहां का है? न्यूजीलैंड। डाउन्स कहां का है? ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद आता है पंपास, ये कहां का है? अर्जेंटीना। इसके बाद वेल्ड कहां का है? दक्षिण अफ्रीका।
आपका विकल्प डी सही है, इसे आप सही कर लीजिए, विकल्प डी, ये वाला। चलिए भाई अगला प्रश्न लगाइए। चलिए भाई अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? बताइए, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के शिलालेख बताइए किसने पढ़ा? देखिए पहले समझिए, अशोक कहां का शासक था? मगध का। इसके 14 बृहद शिलालेख है, शिलालेख, 7 लघु शिलालेख। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये क्या क्या मुख्य। इसके अलावा अशोक, आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? हम आपको बता दें कि ज्यादातर जो अशोक के शिलालेख मिले उसमें अशोक का नाम अशोक नहीं मिलता। क्या नाम मिलता है? देव नाम प्रियदर्शी, ये नाम मिलता है। तो इससे पता ही नहीं चलता है कि ये शिलालेख किसका है। इसके अलावा और शिलालेख मिले, जैसे गुर्जर शिलालेख, ये कहां मिला? मध्य प्रदेश में। मास्की, उदय गोलान, और कौन सा? नेतूर। ये तीनों कहां मिले? कर्नाटक में। ये 4 ऐसे अशोक के अभिलेख हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि उस शिलालेख का नाम बताइए जिसमें अशोक को सम्राट अशोक कहा गया है या उसमें लिखा हुआ मिलता है। तो वो कौन सा अभिलेख है? भब्रू अभिलेख। ये कहां मिला? राजस्थान में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिए। इस अभिलेख में अशोक का नाम सम्राट अशोक लिखा मिलता है। ठीक। और आपके लिए एक प्रश्न बता दें हम, इसका आप कमेंट में आंसर दीजिए। अशोक के किस अभिलेख में मोर का चित्र उकेरा हुआ या उसमें छपा हुआ मिलता है? आप बताइए, ऐसा कौन सा अभिलेख है अशोक का, ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें मोर का चित्र अंकित है? आप कमेंट करके बताइए। चलिए भाई अगला प्रश्न लगाइए। चलिए भाई अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है? बताइए, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है? छठी अनुसूची, छठी अनुसूची, 9वीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची? बताइए, किसमें दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है? मूल संविधान में कितनी सूचियां थी? मूल संविधान में कितनी थी? 8 अनुसूचियां। बाद में कितनी जोड़ी गई? 4। अब कितनी है? 12 अनुसूचियां। बताइए, दल बदल विरोधी कानून को किस अनुसूची में रखा गया है? छठवीं अनुसूची में क्या है? बताइए। 9वीं में क्या है? बताइए, कमेंट करिए। बताइए भाई, कमेंट करिए। देखिए, छठवीं अनुसूची में क्या है? पूर्वोत्तर राज्यों, जो कि कैसे है? जनजाति राज्यों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। प्रशासन। 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार। और दल बदल विरोधी कानून को किसमें रखा गया है?
दल बदल विरोधी कानून किसमें रखा गया? 10वीं अनुसूची में। विकल्प कौन सा? सी राइट है, इसे आप सही कर लीजिए। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? एक तरफ राज्य दिए गए और एक तरफ उन राज्यों से संबंधित नृत्य दिए गए। कौन सा? कर्नाटक, ओडिशा या फिर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। बताइए, क्या कर्नाटक कथकली से संबंधित है? कर्नाटक का क्या है? यक्षगान। उड़ीसा का क्या है? ओडिसी। आंध्र प्रदेश का बताइए, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। तमिलनाडु का भरतनाट्यम। और जो इसमें गलत है वो क्या है? कर्नाटक जो है वो कथकली से संबंधित नहीं है। कथकली कहां का है? केरल का। केरल का क्या है? कथकली। आपका विकल्प ए सही है, यही जो है जो कि सुमेलित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न लगाइए भाई। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन बताइए। बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऐसा कौन है जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? पहला कब हुआ? 1930 में, दूसरा 1931, तीसरा 1932 में। बताइए भाई, इन तीनों में भाग किसने लिया? ऐसा कौन है जिसने इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? बताइए भाई, वो कौन है? बी आर अंबेडकर, जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। गांधी जी ने दूसरे में, गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है, समझ में आया? तीनों गोलमेज सम्मेलन कब हुए? एक हुआ 1930, दूसरा 31 और तीसरा 1932। तीनों में किसने लिया? बी आर अम्बेडकर ने। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया? गांधी जी ने। एक अगला प्रश्न लगाइए भाई। चलिए देखिए अगला प्रश्न, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नरेंद्र देव या फिर अशफाक अली। बताइए कौन सा विकल्प सही है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, किसी को दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा करता था? बताइए। फैजी, फैजी बताइए। दारा शिकोह, बहादुर शाह जफर, अकबर या फिर इनमें से कोई नहीं? किसके दरबार में रहा? देखिए अकबर अकबर के नौरत्न थे, नौरत्न, यानी उसके दरबार में 9 विद्वान थे। कौन कौन से? अबुल फजल, अबुल फजल जिसने क्या लिखा? अकबरनामा। इसके बाद फैजी, बीरबल, तानसेन, तोडरमल,
मान सिंह, हकीम हुकाम, हकीम हुकाम, मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा। और कौन था? खान ए खाना, अब्दुल रहीम खान ए खाना, खान ए खाना। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 रत्न थे जो अकबर के दरबार में रहा करते थे। ये क्या थे? विद्वान। इनमें से एक कौन था? फैजी। तो फैजी किसके दरबार में रहा करता था? अकबर के। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न लगाइए भाई। चलिए भाई अगला प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? हल्दी घाटी, बताइए, ऑप्शन बताइए। 1526 ईस्वी में, 1576, 1660 या फिर 1605 में? कब लड़ा गया? हल्दी घाटी कहाँ है? राजस्थान। किनके बीच युद्ध हुआ? महाराणा प्रताप और अकबर की सेना। अकबर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? राजा मान सिंह। अकबर कब हुआ? 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी कहाँ है? राजस्थान में। युद्ध किनके बीच हुआ? महाराणा प्रताप और अकबर की सेना, यानी कि अकबर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? राजा मान सिंह। कब हुआ? 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का ये बताइए। किसी कोई डाउट तो कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न लगा। चलिए बताइए भाई अगला प्रश्न, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? शेरशाह सूरी का मकबरा, शेरशाह सूरी का मकबरा बताइए कहां पर है? दिल्ली, सासाराम, लाहौर या फिर आगरा? बताइए कौन सा ऑप्शन सही? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। सासाराम, बिहार। इसका मकबरा सासाराम बिहार में बना है। मकबरा कैसा बना है? चारों तरफ पानी भरा हुआ है, यानी कि तालाब, और बीच में इसका मकबरा है। इसके मकबरे को क्या कहा जाता है? दूसरा ताजमहल, दूसरा ताजमहल। किसे? शेरशाह सूरी के मकबरे को। ठीक, किसी कोई दिक्कत? अगला प्रश्न लगा हुआ है। चलिए देखिए अगला प्रश्न, उस तकनीक का नाम बताइए जिसमें किसी जीव का डीएनए बदला जाता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? जीनोम विनिमय, आनुवांशिक संशोधन, आनुवांशिक परिवर्तन या फिर जीनोम संपादन? देखिए जीनोम संपादन, जीनोम संपादन ये एक ऐसी तकनीक है जिससे किसी जीव का डीएनए बदला जा सकता है। उसे क्या किया जा सकता है? हटाया भी जा सकता है, और क्या किया जा, संशोधन भी किया जा सकता है। संशोधन ये एक ऐसी तकनीक है, और इसे क्या कहते हैं? इसे डीएनए एडिटिंग, एडिटिंग भी कहते हैं। डीएनए एडिटिंग या फिर क्या कहते हैं? डीएनए इंजीनियरिंग। किसे? जीनोम संपादन। ये एक ऐसी तकनीक है जिससे किसी जीव के डीएनए को बदला जा सकता है, उसे हटाया जा सकता है, उसमें परिवर्तन या फिर संशोधन भी किया जा सकता है, और इसे क्या कहते हैं? डीएनए एडिटिंग या फिर डीएनए इंजीनियरिंग। ठीक, किसी कोई दिक्कत? अगला प्रश्न लगाओ भाई। चलिए भाई अगला प्रश्न, नागिन झील किस राज्य में है? नागिन झील, नागिन झील बताइए किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड?
नागिन झील, बुलर झील, डल झील, ये सभी कहां है? जम्मू कश्मीर में। आपका विकल्प ए सही है। रासक ताल, रासक ताल, खुरपा ताल, माला ताल, ये सभी कहां है? उत्तराखंड में। आपका विकल्प ए सही है, जम्मू कश्मीर। नागिन झील कहां है? जम्मू कश्मीर में। चलिए अगला प्रश्न लगाओ भाई। चलिए भाई अगला प्रश्न, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, बताइए कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 324 के तहत। और राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? राज्यपाल की भी नियुक्ति करता है, राज्यपाल। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय तक होता है? 6 वर्ष तक। उम्र अगर पूछी जाए 65 वर्ष तक। ठीक, किसी को कोई दिक्कत? इनमें से जो पहले पूरा होता है उसी के अनुसार होता है। अगला प्रश्न लगाओ भाई। चलिए भाई अगला प्रश्न बताइए, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई, एसबीआई का मुख्यालय कहां है? बताइए, कोलकाता, बेंगलुरु, मुंबई या दिल्ली, बताइए। आरबीआई का भी मुख्यालय बताइए, आरबीआई। इन दोनों के मुख्यालय कहां है? मुंबई, मुंबई में। एसबीआई की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1955 में। इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935। कहां हुई? कलकत्ता में। आरबीआई हेडक्वार्टर दोनों के कहां है? मुंबई, महाराष्ट्र। किसी को कोई डाउट? चलिए भाई अगला प्रश्न लगाओ। चलो भाई अगला प्रश्न, बायोटेक शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के लिए हाल में कौन सा राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है? कैसा है? करंट का क्वेश्चन है, करंट। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए इसमें कुछ नहीं है बताने को। बायो RRAP ये पोर्टल लॉन्च किया गया, राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च, राष्ट्रीय पोर्टल है। किस लिए? बायोटेक शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के लिए हाल ही में लॉन्च किया गया। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, इंपॉर्टेंट, इस साल की परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए भाई अगला प्रश्न लगाओ। चलो भाई अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम, विश्व पर्यावरण दिवस दिवस 2022 की थीम को पूछा है। थीम बताइए क्या थी थीम? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। 5 जून को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 5 जून 1972 में एक सम्मेलन होता है। किस पर? पर्यावरण पर। कहां होता है? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम कहां है? स्वीडन देश में,
स्वीडन। यहां पर पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण के ऊपर एक सम्मेलन होता है। इसमें दुनिया के 119 देशों ने भाग लिया। तब से ये 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। लेकिन इस वर्ष में होने वाली संपूर्ण परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखें। इसकी थीम पूछ सकता है। थीम क्या थी? ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी। कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? 5 जून। क्यों? क्योंकि 5 जून 1972 को एक पर्यावरण पर सम्मेलन हुआ था, जिसे पर्यावरण का स्टॉकहोम सम्मेलन भी कहा जाता है। स्टॉकहोम सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्वीडन में। तब से, और इसमें कितने देशों ने भाग लिया? लगभग 119 देशों ने भाग लिया। ठीक है, अगला प्रश्न लगाओ भाई। अगला प्रश्न, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी के की थी? बताइए। ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, JB कृपलानी, अल्लूरी सीताराम राजू या फिर मदन मोहन मालवीय। देखिए, पहले एनी बेसेंट ने एक विद्यालय की स्थापना की। उस विद्यालय का नाम क्या था? सेंट्रल हिंदू कॉलेज। इसकी स्थापना की और इसे संचालित किया किसने? एनी बेसेंट ने। बाद में कब? 1916 में मदन मोहन मालवीय ने इसे किसमें बदल दिया? BHU ने, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में इसे बदल दिया गया। कब? 1916 में। किसने बदला या फिर किसने स्थापना की? मदन मोहन मालवीय ने। पहले ये विद्यालय क्या, ये यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय क्या था? सेंट्रल हिंदू कॉलेज, जिसकी स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने, और इसे संचालित भी किया था। ठीक है, किसी कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़िए। चलिए भाई, अगला प्रश्न, भारत का पहला कार्बन डाइऑक्साइड मापन स्तंभ किस प्रदेश में लगाया गया? कार्बन डाइऑक्साइड मापन स्तंभ ये कैसा है? करंट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बताइए भाई, ऑप्शन क्या है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड। बताइए किस प्रदेश में लगाया गया कार्बन डाइऑक्साइड मापन स्तंभ? कौन सा ऑप्शन सही है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में लगाया गया है। चलिए भाई, अगला प्रश्न लगाओ। चलिए अगला प्रश्न, जीवन धारा योजना किससे संबंधित है? बताइए। सिंचाई हेतु कुओं का निर्माण, लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण, BPL परिवारों के निःशुल्क बीमा या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराना। बताइए, आंसर बताइए। ऑप्शन आपके सामने है। जीवन धारा योजना, जीवन धारा योजना बताइए किससे संबंधित है? तो ये योजना कहां पर है, कहां पर लागू की गई? राजस्थान। कब की गई? 1988-89 में। ये योजना क्या है? एक सिंचाई योजना है, सिंचाई योजना। इस योजना के तहत छोटे यानी कि लघु और मध्यम सीमांत वर्ग के किसानों की कृषि के लिए सिंचाई हेतु कुओं का निर्माण किया गया। कुओं का निर्माण कैसी है?
एक सिंचाई योजना है और इस योजना के तहत छोटे छोटे सीमांत या मध्यम मध्यम वर्ग के किसानों की खेती के लिए या उनकी कृषि के लिए कुओं का निर्माण किया गया। योजना कहां पर लागू की गई? राजस्थान में। कब? 1988 और 89। जीवन धारा योजना। बताइए, किसी को दिक्कत? ये अगला प्रश्न लगाइए। चलिए भाई, अगला प्रश्न, नाचने वाला हिरण भारत के किस राज्य या प्रदेश में पाया जाता है? गुजरात, मणिपुर, तमिलनाडु या फिर जम्मू कश्मीर? प्रश्न क्या है? नाचने वाला हिरण भारत के किस राज्य में पाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए, भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में एक क्या है? राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? मणिपुर में। ये एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसे तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। क्यों? क्योंकि विश्व प्रसिद्ध एक झील है। कौन सी? लोकटक झील के ऊपर ये स्थित है। कौन सा? केविल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में लोकटक झील के ऊपर है। इसे क्या कहा जाता है? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। और उसी उद्यान में ये हिरण पाया जाता है, नाचने वाला। इसका नाम क्या है? संगई। इस हिरण का नाम क्या है? संगई। नाचने वाला हिरण संगई मणिपुर के केविल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है लोकटक झील के ऊपर, उसमें ये हिरण पाया जाता है। और आईयूसीएन संस्था ने इस हिरण को संकटग्रस्त श्रेणी में सम्मिलित किया है। संकटग्रस्त श्रेणी में जगह दी है। ठीक है, अगला प्रश्न लगा हुआ। चलिए अगला प्रश्न, आगरा शहर की स्थापना किसने की? फ्रांसिस डे, सिकंदर लोदी, जेराल्ड ओएंगर, पृथ्वीराज चौहान? किसने की आगरा शहर की स्थापना? आगरा की स्थापना किसने की? बताइए, कमेंट करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करके बताइए आगरा शहर की स्थापना किसने की? बताइए। और बताइए, दिल्ली की स्थापना, कमेंट करिए, दिल्ली की स्थापना किसने की? फ्रांसिस डे, सिकंदर लोदी, जेराल्ड ओएंगर, पृथ्वीराज चौहान? इनमें से किसने आगरा की स्थापना की? बताइए। आगरा की स्थापना लोदी वंश के एक शासक सिकंदर लोदी इन्होंने आगरा शहर की स्थापना की थी। दिल्ली की स्थापना बताइए किसने की? दिल्ली की स्थापना अनंगपाल तोमर ने की। बताइए, किसी कोई दिक्कत? आगे बढ़ते, अगला प्रश्न लगाओ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम। विटामिन सी का रासायनिक नाम, विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा है। बहुत आसान है प्रश्न, इसका आंसर तो आप भी जानते होंगे, हम भी बाद में बताएंगे। पहले जो हम बताते हैं उसको आप समझिए। देखिए, विटामिन को विटामिन शब्द नाम किसने दिया, या विटामिन को विटामिन किसने कहा? हंक ने। विटामिन का खोजकर्ता किसे माना जाता है? हॉपकिंस। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको हॉपकिंस ना मिले और प्रश्न पूछा जाए कि विटामिन की खोज किसने की, और अगर ऑप्शन में फंक है तो आप फंक पर लगा देंगे। इन दोनों के नाम मिलते हैं विटामिन की खोज में, जबकि विटामिन को विटामिन शब्द
या विटामिन नाम किसने दिया? फंक ने। ठीक है, अब देखिए विटामिन के रासायनिक नाम सभी देख लीजिए, ए बी सी डी ई और के। ये क्या है? इस तरफ इसके रासायनिक नाम। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, रेटिनॉल। बी का थायमीन, सी का एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक एसिड, डी का कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, ई का टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल, ई का फ्लेक्विनॉन, ए का रेटिनॉल, बी का थायमीन, सी का एस्कॉर्बिक एसिड, डी का कैल्सीफेरॉल, ई का टेकोफेरॉल, डी का, सॉरी डी नहीं, यहां पर क्या है? के, विटामिन के, विटामिन के का फ्लेक्विनॉन। ठीक, अब प्रश्न आपका क्या था? विटामिन सी का रासायनिक नाम। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। अब प्रश्न को घुमा देता है, क्या कहता है? एक ऐसे विटामिन का नाम बताइए जो कि एक अम्ल भी है। तो ऐसा विटामिन कौन सा है? विटामिन सी। इसका रासायनिक नाम, केमिकल नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। अब और भी यहां से प्रश्न पूछता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? बी और सी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? ए, डी, ई और के। ये किसमें? वसा में घुलनशील। कौन कौन से? ए, डी, ई और के। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। ठीक, किसी को कोई दिक्कत? आपका ऑप्शन कौन सा सही है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। चलिए अगला प्रश्न लगाइए। अगला प्रश्न देखिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा, कर्क रेखा ये क्या है? 0 डिग्री अक्षांश। इसे क्या कहते हैं? विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा, इंग्लिश में इक्वेटर। ठीक, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसे क्या कहते हैं? कर्क रेखा, इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, यहां पर भी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसे क्या कहते हैं? मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो प्रश्न ये है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इसके बाद पश्चिम बंगाल और फिर त्रिपुरा, मिजोरम, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा किसे कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
23.5 दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा, इंग्लिश में इक्वेटर। ठीक, किसी कोई दिक्कत? अगला प्रश्न लगाओ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? ऑप्शन है प्रोटीन संश्लेषण के लिए, नाइट्रोजन क्षारों का संश्लेषण के लिए, जीन संश्लेषण के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? डॉक्टर हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना किस लिए सम्मानित किया गया? डॉक्टर हरिगोविंद खुराना भारतीय मूल यानी कि रहने वाले तो ये कहां के थे? भारत के। भारत में कहा? मुल्तान पंजाब। अब कहां है मुल्तान? पाकिस्तान। ये एक अमेरिकी जीव रसायन विज्ञानी थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्रोटीन संश्लेषण पर कार्य किया और इस कार्य के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला। नोबेल पुरस्कार मिला। किस लिए? प्रोटीन संश्लेषण के लिए। भारतीय मूल के अमेरिकी जीव रसायन विज्ञानी थे। कौन? डॉक्टर हरिगोविंद खुराना। प्रोटीन संश्लेषण के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपका ऑप्शन ए सही है, ए सही कर लीजिए आप, ए ऑप्शन सही है। चलिए भाई अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? और बताइए आप, आर्य समाज की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? विवेकानंद जी ने की। किसने की? विवेकानंद जी ने की। आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती। तो आपका विकल्प कौन सा सही है? आपका विकल्प बी सही है, स्वामी विवेकानंद। कब की? 1897 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? और बताइए, आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? बताइए, कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर बताइए, झारखंड में है, उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश या फिर केरल में? कहां पर है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही? तो पहले इसका निर्माण देखिए। निर्माण किसने करवाया? गंग वंश के शासक नरसिंहदेव वर्मन ने इसका निर्माण कराया। कब? 13वीं शताब्दी में। कहा? कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां है? उड़ीसा में या फिर ओडिशा में? बताइए, किसी कोई दिक्कत? कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर है? उड़ीसा या फिर ओडिशा में। निर्माण किसने करवाया? नरसिंह देव बर्मन प्रथम ने करवाया। यहाँ पर आप प्रथम और लगा लीजिए, प्रथम। नरसिंह देव बर्मन प्रथम ने करवाया। गंग वंश का शासक था। समय क्या था? 13वीं शताब्दी। कहां पर है? उड़ीसा या फिर ओडिशा में, कोणार्क का सूर्य मंदिर। चलिए भाई अगला प्रश्न ले रहा हूं। चलिए भाई अगला प्रश्न, धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? धुआंधार जलप्रपात
पूछा है किस राज्य में है, बताइए। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र या फिर गुजरात। देखिए धुआंधार जलप्रपात कहाँ है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में भेड़ा घाट, भेड़ा घाट में ये धुआंधार जलप्रपात है। कहा, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के भेड़ा घाट घाट में ये क्या है, धुआंधार जलप्रपात। और इसका एक खास वजह क्या है, इसे 2021 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। किसे, धुआंधार जलप्रपात को 2021 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया। कहाँ है, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के भेड़ा घाट में। कौन सा, धुआंधार जलप्रपात। ठीक, किसी कोई दिक्कत। चलिए अगला प्रश्न लगाइए। चलिए अगला प्रश्न, पौधे एवं पत्तियों का रंग हरा क्यों दिखाई देता, बताइए। हरित लवक, अवर्णीय लवक या फिर वर्णीय लवक या फिर इनमें से कोई नहीं। पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है, आपको लवक दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है, हरित लवक, अवर्णीय लवक या फिर वर्णीय लवक। देखिए पौधों में कोशिका होती है, कोशिका में एक कोशिकांग होता है, इसे क्या कहते हैं, लवक यानी कि प्लास्टिड। और लवक के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, अवर्णीय लवक, अवर्णीय लवक और वर्णीय लवक। और हरित लवक। देखिए अवर्णीय लवक पौधे के किस भाग में पाया जाता है, रंगहीन भागों में, रंगहीन भाग में। रंगहीन भाग कौन कौन से, जैसे जड़ है, जड़ में तना, इसमें कौन सा लवक पाया जाएगा, अवर्णीय लवक। वर्णीय लवक कहाँ पाया जाता है, पौधे के रंगहीन भागों में। कैसे, जैसे कोई फल है, फूल है, उसमें कौन सा लवक, वर्णीय लवक। जैसे गाजर, गाजर का रंग लाल क्यों होता है, वर्णीय लवक के कारण। मिर्च का हरा रंग, मिर्च का हरा रंग किस लिए होता है, वर्णीय लवक के कारण। और हरित लवक पौधे के पत्तियों में पाया जाता है, हरित लवक। किसी को दिक्कत। चलिए अगला प्रश्न लगाइए। देखिए 30वां प्रश्न, लास्ट प्रश्न, पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, बताइए। अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, मिलन रेखा या फिर अंतरराष्ट्रीय रेखा। यह है पृथ्वी, ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। ये क्या है, ईस्ट और ये वेस्ट। जो रेखाएं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं, ये इनको क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। और जो रेखाएं पश्चिमी बिंदु को यानी पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई हैं, उनको क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। ये जो रेखाएं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं, उनको क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। और जो रेखाएं पश्चिमी छोर से पूर्वी छोर की ओर खींची जाती हैं, उनको क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। किसी कोई दिक्कत। आपका ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही है, देशांतर रेखा। वे रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हुई खींची जाती हैं, उनको क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। ठीक। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।